कि पहला क्वेश्चन है कि निश्चल निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चल जो होता है वो निह प्लस छल से बनता है, और निह प्लस छल की बात करें तो ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो निह प्लस छल कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पाप मुक्त में कौन सा समास है। तो पाप मुक्त जो होता है वो पाप से मुक्त होता है, पाप से मुक्त मुक्त। ये जो समास जो है सो तत्पुरुष समास आता है। किस तत्पुरुष? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी अगर आएगा, तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें अपदान, क्योंकि जुदाई कर रहा है, अपदान से जुदाई होता है, तो अपदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो कौन सी है? तत्पुरुष ऑप्शन है। तो तत्पुरुष ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिलोचन त्रिलोचन में कौन सा समास है। तो त्रिलोचन यानी तीन आंख वाला। त्रिलोचन के मतलब क्या होता है? तीन आंख वाला, यानी तीन नेत्र वाला भी बोल सकते हैं। तो तीन नेत्र वाला कौन थे? तीन नेत्र वाला शिव थे। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा है, यानी किसी दूसरे के बारे में प्रधानता बता रहा है, तो बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। इसके आगे जो भी है गद्यांश, वो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक क्या हो जाता है? मर जाता है। चलिए इसके से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो क्या होता है। तो जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है, तो इसके जस्ट पहले देखिए इसमें क्या था? जब विवेक, जब नाश आने लगता है तो क्या होता है? उसका विवेक मर जाता है, उसका विवेक मर जाता है। यहाँ पर देखिए पहले विवेक मर जाता है, कब? जब नाश आता है तब। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसका विवेक मर जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक क्रिया हो। जैसे इसको बोल सकते हैं कि बिजली चमकती है। तो देखिए एक जो हो गया बिजली, जो हो गया से उद्देश्य हो गया, और चमकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। चमकना क्या हो गया? क्रिया हो गया। चमकना क्रिया हो गया। तो जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक क्रिया होता है, तो वह क्या होता है? तो साधारण वाक्य होता है। क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था। इस वाक्य में मोहन जो है, इस वाक्य में मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो मोहन नाम है, और नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक तो नहीं होगा, क्योंकि मोहन जातिवाचक नहीं है, नाम है तो व्यक्तिवाचक है।
और यही में अगर लड़का रहता तो जातिवाचक हो जाता। तो यहाँ पर नाम है तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए मोहन नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिएगा सही कौन नहीं है, तो अल्प विराम ये बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क ये भी सही है। पूर्ण विराम जिसको लास्ट में लगता है ये भी सही है। विस्मय या सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? तो ऐसे करके ऐसे लगता है। तो यहाँ पर कौन गलत है? तो डी गलत है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चूंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं कौन है? विस्मय सूचक चिन्ह नहीं है, क्योंकि विस्मय सूचक चिन्ह जो होता है ऐसे दिया जाता है। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हो वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए जिसमें आश्चर्यजनक या घृणा या प्रेम या हर्ष यानी खुशी की बात होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि इसमें एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसमें एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है? एक काम से दूसरा काम हो जाना। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक काम से दूसरा काम हो जाना, एक पंथ दो काज के मतलब होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब इसमें अशुद्ध चुनना है कि अशुद्ध कौन है। तो चलिए पहला है राम दिन रात मेहनत करता है, ये तो सही है। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, तो यहाँ पर ये गलत चीज है कि जैसा बोओगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी ऑप्शन बी इज द यहाँ करेक्ट आंसर होगा, चूंकि गलत यही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि अशुद्ध चुना था, अशुद्ध मिल गया, तो आगे नहीं बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन है कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, इसमें रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा पदबंध है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गया। देखिए चलना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का पहले लगल है कि धीरे धीरे चलना है। कैसे चलना है? धीरे धीरे चलना है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्योंकि धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, तो क्रिया विशेषण हो गया। यानी क्रिया विशेषण कौन में ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं जी? तो एक होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसको बोलते हैं? तो जिसमें कर्ता की प्रधानता रहता है, कर्ता की प्रधानता रहता है तो कर्तृवाच्य होता है, और जिसमें कर्म की प्रधानता रहता है तो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता रहता है उसको भाववाच्य बोलते हैं। तो इसमें यहाँ राहुल तेज दौड़ता है, तो राहुल की विशेषता बता रहा है, नहीं राहुल को चीज है, कर्ता है, तो राहुल कर्ता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन बी में, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा।
13वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए में है कि यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है, तो सुलझा सकना यानी सकना नहीं होगा। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, तो इसमें भी सरगर्मी हो सकती है, लेकिन दृष्टिगोचर क्या है, ये भी गलत है। इसमें 2 दिनों के बदली के बाद आज सूरज निकला है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। फिर आगे देखिए, न्यायाधीशों ने कागजात को निरीक्षण किया। न्यायाधीशों ने कागजात की जांच किया, निरीक्षण नहीं किया। यहाँ क्या किया, जांच किया। यहाँ हो जाएगा जांच किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 14वां क्वेश्चन है कि व्यंजना के कितने भेद होते हैं। व्यंजना के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन होते हैं, तो एक होता है शाब्दी, एक होता है शाब्दी और व्यंजना लगा दीजिए व्यंजना, और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना, व्यंजना। तो इसका कितने भेद हो गया, 2 को हो गया, इसलिए 2 कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन है कि को घटी ए वृषभा नुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है। तो ई व्यंजना जो है शाब्दी व्यंजना है। क्या है, शाब्दी व्यंजना। और शाब्दी व्यंजना कौन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 16वां क्वेश्चन है कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। उपमान को क्या बना दिया जाता है, उपमेय बना दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, तो वह प्रतीप अलंकार कहला जाता है। क्या कहलाता है, प्रतीप अलंकार कहा जाता है। अब प्रतीप अलंकार ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है कि खोले जू कुंवार तुमको ही ऐसी बार हरि नाम है हमारी वैसो कानन प्रहार में, ये कौन सा अलंकार है, पहचानना है। तो ये ऑप्शन सी है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि रूपक ढूंढिए। इसमें रूपक ढूंढना है कि रूपक अलंकार कौन है। तो विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता को डूबने जाती है, ये कौन सा अलंकार है, तो यही रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए पीपर पात सरीस मन, तो सरीस लग गया तो कौन हो गया, तो ये उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखिए 1 2 3 ह यहाँ 3 हो रहा है, इसलिए अनुप्रास, तो अनुप्रास ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या होगा, रूपक अलंकार, यानी बी, और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार कौन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे हारी होड़ लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उससे हारेगा तो होड़ कौन लगाएगा, इसमें विरोधाभास कर रहा है, तो विरोधाभास अलंकार होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा।
चलिए 22वां क्वेश्चन है कि अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। तो अनुनासिक युक्त जो होता है उस वर्ण को लघु वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वर्ण कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक को क्या कहते हैं? लघु। तो लघु ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण में एक तगन, एक भगन, दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, यानी वर्ण गिनना है। तो देखिए इसमें वर्ण कै गो हो गया? तो इसमें 3 वर्ण हो गया। और भगन में कै गो वर्ण हो गया? तो 3 गो। और 2 गो जगन कह रहा है, तो जगन में 3 गो 3 6 गो हो जाएगा। क्या होगा? 6 गो। और 2 गो इसमें कह रहा है, तो 2 गो इसमें हो गया। गिन लीजिए, 6 और 3 9, और 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब 14 कौन में होता है? तो 14 जो होता है वो बसंत तिलिका में होता है। सवैया में कितना होता है? तो 22 से 26 होता है। मध्यकांता में कितना होता है? 17 वर्ण। और सवैया में फिर वही चीज़, सवैया और मध्यकांता दिले है, तो सवैया में कितना हो गया? 22 से 26, और मध्यकांता में 17। चलिए यहाँ पर जोड़ने से कितना आ रहा है? तो 3 और 3 6, और 6 12, 12 और 2 14, कितना रहा है टोटल? 14। देखिए एक तगन वाला, एक भगन वाला, और 2 गो जगन, तो 2 3 गो एगो होता है, जगन में 3 गो है, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6 गो। और 2 गो गुरु है, तो 2 गो गुरु वाला, तो टोटल कितना हो गया? 14। तो 14 ऑप्शन कौन में होगा? तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अब बात रही कि 6 कौन कौन होता है, 6 का नाम बता देते हैं। पहला जो है औचित्य होता है। क्या होता है? औचित्य, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सौभाग्य, सौभाग्य। तीसरा हो गया अभिजात्य, अभिजात्य। चौथा हो गया लावण्य। क्या हो गया? लावण्य। पांचवा हो गया माधुर्य, और छठा हो गया प्रसाद। यही 6 गो जो है आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो पहला औचित्य, दूसरा सौभाग्य, तीसरा अभिजात, चौथा लावण्य, पांचवा माधुर्य, और छठा प्रसाद। ऑप्शन कौन में है 6 गो जी? तो ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया।